नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ और आप मंथन देख रहे हैं। आज दिल बहुत भारी है और मन भी भारी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से एक ऐसी खबर आई कि पूरा समाज, पूरा सिस्टम हिल गया। कानपुर देहात के मैथा तहसील के मड़ौली गांव में झोपड़ी के अंदर मां बेटी के जिंदा जल जाने की घटना ने न केवल शासन और प्रशासन बल्कि पूरे समाज को हिला कर रख दिया है। सरकार और शासन द्वारा क्षेत्र के अधिकारियों पर कार्रवाई दिखाकर बचने की लाख कोशिशें की जाएं, पर यह लीपापोती फिलहाल बेकार साबित हो रही है। अवैध कब्जा, ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के दौरान या हटाने के नाम पर क्रूरता की इस भाषा की हर स्तर पर पुरजोर निंदा हो रही है। देश भर में बुलडोजर भले ही एक खास पहचान रखता हो, अपराधियों के खिलाफ उनके दमन की पहचान रखता हो, पर यहाँ यह कातिल सा दिख रहा है। लोग तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि यह सिर्फ गरीबों और मुसलमानों पर कहर बरपाने का हथियार बन रहा है। कानपुर देहात की इस घटना में भी कार्रवाई ऐसे ही दिखाती है। वास्तव में क्षेत्र की विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने घटना की विभत्सता को समझते हुए तथा अपनी छवि को बचाने के लिए कल देर रात ही वहां वो पहुंची और कहा कि मेरे पास महिला कल्याण विभाग होने के बाद फिर क्या फायदा जब इस तरह की घटनाएं हों। एक मां और एक बेटी को हम नहीं बचा पा रहे हैं। मंत्री का यह बयान बहुत सारी बातें जो अनकही हैं वो कह जाता है। इस घटना को लोग अलग अलग तरीके से बातें हैं, अलग अलग तरीके के वर्जन हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, बल्कि जो जिन माँ बेटी ने जान दी, प्रेमला दीक्षित और नेहा दीक्षित, उनके पति गोपाल दीक्षित इस बात को कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने आग लगा दी, जबकि एक पक्ष ये कह रहा है कि जब वो कार्रवाई करने गए तो माँ बेटी ने आत्मदाह कर लिया है। लेकिन जो कुछ हो, दोनों सूरतों में ही घटना विभत्स है, जबरदस्त तरीके से हिला देने वाली है। और अब तक इस मामले में एफआईआर हुई है, बहुत सारे लोगों को नामजद किया गया है। बुलडोजर चालक, एक तरफ दो गरीब मरते हैं और दूसरी तरफ गिरफ्तार कौन होता है? एक बुलडोजर चालक और सबसे कमजोर नस प्रशासन का लेखपाल, जिसकी गर्दन सबसे कमजोर होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट भी आदमी कभी कभी होता है, लेकिन वो चलता है ऊपर के अधिकारियों के इशारे पर। उस लेखपाल और बुलडोजर के जो ड्राइवर हैं उसको गिरफ्तार किया गया है, वहां के एसडीएम को निलंबित किया गया है। अब तक भारतीय जनता पार्टी या सरकार का कोई मंत्री वहां तक नहीं पहुंचा है। ब्रजेश पाठक, चूंकि इसमें भी ये खोज लिया गया कि मरने वाले किस जाति के हैं, वो ब्राह्मण हैं, इसलिए ब्रजेश पाठक को डैमेज कंट्रोल के लिए लगाया गया है। डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीड़ित परिवार से बात की। अभी तक कानपुर देहात के घटना स्थल पर कोई भी नुमाइंदा भाजपा या उसका नहीं पहुंचा है। स्थानीय नेताओं को अगर छोड़ दिया जाए तो, वहां की जो विधायक हैं उनको छोड़ दिया जाए। उस वक्त प्रतिभा शुक्ला वहां के विधायक हैं और राज्य सरकार में मंत्री ये कह सकते हैं कि वो नुमाइंदगी वो कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके की ये घटना है वो अपने आप में दिल दहला देने वाली है, उत्तर प्रदेश को हिला देने वाली घटना है। बहुत आश्चर्य मैं देख रहा था कि जो मुख्य धारा का मीडिया है, एक दो अपवादों को छोड़कर ये घटना किसी के लिए बातचीत का विषय नहीं बनी। ये भी बहुत दुखद है। और इसमें हमारे जैसे, आप जैसे पत्रकारों को मंथन करना चाहिए कि हम अब किसके लिए काम कर रहे हैं। क्या आम आदमी के लिए काम नहीं कर रहे हैं हम? ये बड़ा सवाल है। विपक्षी दलों ने अपने अपने तरीके से इसको परिभाषित किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, कांग्रेस के नेता हैं, और
उत्तर प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। जाहिर सी बात है कि सरकार से ही सवाल पूछे जाएंगे। ये राहुल गांधी का ट्वीट आपके स्क्रीन पर है। वो कह रहे हैं कि बुलडोजर नीति इस सरकार की, वो कहते हैं कि जब सत्ता का घमंड लोगों को जीने का अधिकार छीन ले तो उसे तानाशाही कहते हैं, लापरवाही नहीं कहते, तानाशाही कहते हैं। और कानपुर की घटना से मन विचलित है, राहुल गांधी कह रहे हैं। ये बुलडोजर नीति इस सरकार की क्रूरता का चेहरा बन गई है। ये राहुल गांधी की टिप्पणी है। अखिलेश यादव ने भी इस तरीके की कुछ टिप्पणी की है और बहुत कठोर टिप्पणी राहुल गांधी ने की, अखिलेश यादव ने बहुत टिप्पणी की। वो कह रहे हैं सत्ता के अहंकार की अग्नि ने एक परिवार को भस्म कर दिया। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। कानपुर देहात की इस घटना को वो बता रहे हैं कि किस किस तरीके से, और कह रहे हैं कि अन्याय का शिकार हो रहा है प्रदेश की भाजपा सरकार के कार्यकाल में। अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इन दोनों का ये ट्वीट, और पाठक जो ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उनका भी ट्वीट है, वो भी स्क्रीन पर लाया जाए। पाठक जी कह रहे हैं कि अत्यंत दुखद घटना है। पीड़ित परिजनों से बात कर उन्हें हर संभव मदद दिए जाने एवं दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने हेतु आश्वस्त किया गया है। और वो कह रहे हैं कि मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बहुत पाठक जी की भी अपनी जगह बहुत मजबूत बात है। एक जिम्मेदार व्यक्ति यही सब बातें कहता है और करता है। सवाल यह कि ये परिस्थितियां बन क्यों रही हैं, आज मंथन में हम इसकी बात करेंगे। परिस्थितियां ऐसी क्यों बन रही हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी ने एक 6 सदस्यीय जांच दल बनाया, सारे विधायक हैं उसमें। उनके जांच दल के एक विधायक को झांसी में रोक लिया गया और दूसरे विधायक और कुछ अन्य विधायक जो आ रहे थे उनको कानपुर नगर की सीमा पर रोक लिया गया। वो सारे लोग धरने पर बैठ गए। वो तस्वीरें भी हमारे पास आई हुई हैं। तो कुल मिलाकर विपक्ष को रोकना, उन्हें ना जाने देना, बहुत सारी चीजें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को भी नवाबगंज जो उन्नाव जिला है, वहां का टोल प्लाजा है, वहां पर ब्रजलाल खाबरी को रोका गया है। वो प्रतिनिधि मंडल के साथ वो जा रहे थे। इसी तरह कालपी, जो मैंने कहा, सपा के विधायक विनोद चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर कालपी कोतवाली में बैठाया गया और अब तक 23 लोगों के खिलाफ FIR लिखी गई है। बुलडोजर चालक गिरफ्तार हुआ है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, और SDM निलंबित हैं। चर्चा इस बात की भी है, कार्रवाई अपने अपने तरीके से लोग आरोपित कर रहे हैं ऊपर के अधिकारियों। यहां तक कि जो पीड़ित पक्ष है वो कह रहा है कि SP के पास जब वो शिकायत लेकर गए थे पहले कि भाई मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो SP उन्हें मारने दौड़े थे। और DM पर भी, जो कानपुर देहात के DM हैं, उन पर भी उंगलियां उठ रही हैं और उन्हें भी इस पूरे घटनाक्रम का अहम किरदार विपक्ष बता रहा है। उधर मरने वाले, जाहिर सी बात है कि इस दुनिया में वो नहीं है, लेकिन इतनी बीभत्स घटना कि कोई जिंदा जल जाए, ये तो अपने आप में एक ऐसी घटना है कि बिल्कुल सारे तंत्र को हिलाकर रख दिया। और ये माँ बेटी, इस तंत्र, इस सिस्टम, इसको नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, बुलडोजर तंत्र दे सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन इस तंत्र का वो शिकार हो गई। बहुत ही दुखद और दिल को हिला देने वाले, दिल को दहला देने वाली घटना है। जरा पीड़ितों को हम सुनते हैं। ये लोग आए, SDM तहसीलदार और ये अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, पुतनिया दीक्षित, बड़े बाबा दीक्षित, मतलब काफी लोग आए गाँव। गेंदन की लड़का गेंदन आके बोले आग लगा दे, तो आग लगा दी। हम लोग अंदर तो जो है, और बाकी तो निकल आए, हम लोग बड़ी मुश्किल निकल पाए। अच्छा, आप इतने जले हैं, आपको अभी तक प्रशासन कोई मदद नहीं मिली? कोई मदद नहीं, जलते हुए भाग गए लोग। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं हत्या का? हम ये गौरव दीक्षित है, दिल्ली में वो ड्यूटी कर रहे हैं आर्मी में। SDM लेखपाल, अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, मनीष चिटकुआरा, ब्रजेश निर्मल, मिल के आके सब लगा दी। घर में आगी, मैं लोग अंदर रहते, हम नहीं कर पाए केबल पर, और पापा जला के आगी लगा दी। मंदिर अंदर भी तोड़ा है क्या? मंदिर तोड़ दी, नल तोड़ दी, सब पेड़ सब गिरा के आगी लगा के मम्मी मिट्टी। इसके पहले आप आज
जिला प्रशासन की एक टीम जो है यहाँ पर कुछ अवैध अतिक्रमण की सूचना पर आई थी और उसी के क्रम में ये एक बहुत ही दुखद घटना यहाँ पर घटित हुई है। इसकी जानकारी पर हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। गांव में सभी लोगों से संवाद स्थापित किया गया है, बातचीत की गई है, घटनाक्रम को जाना गया है और इसकी क्या पृष्ठभूमि है इसके बारे में भी पूरी तरह से पता किया जा रहा है, अन्वेषण किया जा रहा है। घर वाले जो हैं, जो पीड़ित पक्ष है, उसकी जो भी वो तहरीर देंगे उस तहरीर पर कार्रवाई करते हुए जो विधिक कार्रवाई आगे की जानी है वो सख्ती से की जाएगी। किसी भी दोषी को इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जी के कहने उन्होंने बाद में फ़ोन भी आया कि आप जाइए घटना स्थल पर देखिए और हमें बताइए। घटना बहुत दुखद है और हम समझते हैं कि इनको तो दुख, हमें भी बहुत दुख हो रहा है कि मतलब हम इस क्षेत्र के विधायक और हमारे यहाँ ऐसी घटना हो रही है कि लड़की को और मतलब महिलाओं के साथ अत्याचार, महिला कल्याण में होना मेरा विकार है। तो हमारे यहाँ हमारी बेटी को ही हम नहीं बचा पा रहे हैं, माँ को नहीं बचा पा रहे हैं। इतने लोग खड़े हैं, कोई भी सहृदय होगा तो हम समझते हैं द्रवित हो जाएगा। पहले वो निकालने की कोशिश करेगा, बाद में घर गिराएगा। हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत ही संवेदनशील हैं और बहुत इस बात को संज्ञान लेंगे और उचित न्याय हो। मंत्री कह रहे हैं कि हम महिला कल्याण मंत्री हैं और अपने क्षेत्र जहां से वो विधायक चुनी जाती हैं उस क्षेत्र की महिलाओं को नहीं बचा पाई, बहन बेटियों को नहीं बचा पाई। 2 महिलाएं जिंदा जल गईं। वो किन परिस्थितियों में जली ये जांच का विषय है, लेकिन 2 महिलाएं जिंदा जल जाती हैं। बेरहम सिस्टम, बेरहम तंत्र, बेरहम बुलडोजर। वो महिलाएं धू धू कर जलती रहीं। एक वीडियो मैंने देखा, मैं इतना बीभत्स वीडियो है कि हम आपको नहीं दिखा सकते। उसमें वो बच्चा कह रहा है, प्रमिला दीक्षित जो महिला जली है उनकी बेटी नेहा दीक्षित जली है, प्रमिला दीक्षित का बेटा कह रहा है देखो हमारी अम्मा जली जा रही है। इससे हृदय विदारक क्या हो सकता है? क्या यह सभ्य समाज के लिए कलंक नहीं है? कौन जिम्मेदार है? अब तक 24 घंटे से अधिक का वक्त हो गया है, अब तक एक भी जिम्मेदार आदमी को नहीं होना चाहिए। वहां पर कानपुर देहात का एक भी अफसर नहीं बचना चाहिए था, एक भी अफसर नहीं बचना चाहिए था। यह हालत है, गंभीर स्थिति है, शर्मनाक स्थिति है। एक मंत्री जो जिनके पास पूरे प्रदेश की महिलाओं के कल्याण का ठेका है, वो कह रही हैं कि भाई हम अपने ही विधानसभा की महिला को नहीं बचा पाए, हम दुनिया का ठेका लेकर क्या करेंगे? व्यथित हैं, वो महिला हैं, लाज शर्म है उनके अंदर, लाज शर्म बची नहीं है, सिस्टम में कम से कम नहीं बची है। मुख्यमंत्री बेहद संवेदनशील हैं और वो इस तरह के मसलों को छोड़ेंगे नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन इतना बेशरम सिस्टम ये कैसे पल रहा है? अगर मुख्यमंत्री ने बुलडोजर को आतताइयों के खिलाफ इस्तेमाल किया या कराया तो क्या गरीबों के खिलाफ भी इस्तेमाल होगा? क्या कुछ खास लोगों के खिलाफ भी बुलडोजर इस्तेमाल होगा? बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं, मैं अभी दूंगा अपने इस कार्यक्रम में, कि बड़ी बड़ी कोठियां लोगों ने बना ली हैं तालाब की जमीनों पर, कब्जे करके सरकारी जमीनों पर। वो नहीं कर रही हैं, क्यों नहीं कर रही हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन ये जो तंत्र है, ये तंत्र वास्तव में ये कातिल तंत्र है और जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक, जैसा कि मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के कहते हैं कि बुलडोजर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक है, बुलडोजर सुशासन का प्रतीक है, बुलडोजर माफियाओं के खिलाफ दमन का प्रतीक है। उस बुलडोजर पर ये ऐसे अफसर, ऐसे लोग, ऐसा सिस्टम, ऐसा तंत्र दाग लगाता है। मैं मंथन शुरू करूंगा। मैं बहुत द्रवित हूं, बहुत दुखी भी हूं। आज मेहमानों का परिचय करा दूं आप सभी से। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और बहुत ही ईमानदार अफसर रहे महेश चंद्र द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। द्विवेदी जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। चूंकि आज ऐसी घटना हुई है कि मन भी नहीं कर रहा है कि आप सभी का स्वागत करूं। समाजवादी पार्टी के कालपी से विधायक और थोड़ी देर पहले इन्हें भी अभी गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था। ये कानपुर आ रहे थे, विनोद चतुर्वेदी जी। विनोद जी, बहुत ही हृदय विदारक घटना है। विनोद जी भी हमारे साथ में आ गए हैं। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, बेहद संवेदनशील
जर्नलिस्ट के रूप में मैं जिन्हें जानता हूं, हैदर नकवी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। बार बार मेरे मन से, मेरे जबान से स्वागत सब निकला, मुझे नहीं कहना चाहिए आज के वक्त, और मुझे नहीं लगता कि किसी को प्रत्याशा होगी अपना स्वागत कराने के लिए। राघवेंद्र सिंह राजू राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले हैदर भाई के पास जाऊंगा। हैदर भाई, आपको तो बहुत लंबा वक्फा हो गया है, बहुत लंबा अरसा हो गया है पत्रकारिता में, और आपने बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को रिपोर्ट किया है। इस घटना को आप किस नजरिए से देखते हैं? पहले हमारे दर्शकों को जरा समझाइए कि ये वास्तव में घटना क्या है और कौन इसका जिम्मेदार है सीधे तौर पर। चूंकि हम लोग जब रिपोर्टिंग किया करते थे तो 24 घंटे में तो कम से कम हम लोग ये निकाल ही लेते थे तथ्य। पुलिस चाहे उसके लिए 90 दिन लगाए अपनी चार्जशीट लगाने में, लेकिन हम लोग कम से कम 24-25 घंटे में इस बात को पता कर लेते थे कि वास्तव में मसला है क्या। हैदर भाई। दुर्गेन भाई, घटना बहुत ही हृदय विदारक है, बहुत ही हार्ट रेंडिंग है, और जो कल हुआ वो मतलब उसके लिए मतलब आई एम शॉर्ट ऑन वर्ड्स। लेकिन इसमें जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो ये है कि कृष्ण गोपाल साहब हैं, वो मडौली गांव में रहते हैं। उनका कहना है कि वो उस जमीन पे करीब 100 साल से काबिज हैं। उनके दादा के जमाने से वो उनके पास जमीन है। इसमें 2 वहां के और लोग हैं। एक हैं गेंदन लाल साहब, उन्होंने एक कंप्लेंट की थी इनके कि साहब जो इन्होंने एक पक्का स्ट्रक्चर बना लिया है जिसमें इन्होंने छत नहीं डाली है, वो अस्थायी रूप से एक छत पड़ी हुई थी, वो बना लिया, जिसकी वजह से उनका नाली का रास्ता ब्लॉक हो गया है और पानी उनके खेत तक नहीं पहुंच रहा है। एक अशोक दीक्षित साहब हैं, उन्होंने कंप्लेंट की कि साहब ये ग्राम समाज की लैंड है, कृष्ण गोपाल इस पर अवैध रूप से काबिज हैं, और ये इस लैंड का पट्टा जो है वो उनकी पत्नी रानी के नाम पर हो चुका है। खैर, वो जो नाली वाला इशू था गेंदन लाल का, वो सॉर्ट आउट हो गया। अशोक दीक्षित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ गए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नेहा जैन ने उनके पेपर्स वगैरह देखे, और जनवरी की शायद 5 या 6 तारीख को जब बहुत भीषण सर्दी थी वो आए और उनका एक पूरा स्ट्रक्चर गिरा दिया गया। तो उससे जो कि कृष्ण गोपाल, जो कि विश्व हिंदू परिषद से काफी क्लोजली जुड़े हुए हैं, उनको वो अपने पूरे परिवार के साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस चले गए, और वहां पर वो अपनी बकरियां भी ले गए, अपने जो और भी कैटल्स थे वो भी ले गए, पूरा परिवार वहां जाके बैठा। और उनका ये था कि आपने इस भीषण सर्दी में हमारा आशियाना तोड़ दिया है, हम कहाँ जाएंगे। तो वहां पे ये बताया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थी, एडीएम थे, एसडीएम थे, और इन ऑफिसर्स ने काफी इन लोगों को भला बुरा कहा और इन लोगों को वहां से निकलवा दिया गया। और कुछ दिनों बाद जो तहसीलदार हैं अकबरपुर के रणविजय सिंह साहब, उन्होंने इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करा दी बलवे की, और एक और एफआईआर दर्ज हुई रूरा पुलिस स्टेशन में जो इनके खिलाफ हुई अवैध कब्जे की। वो मामला चल रहा था, उसमें कहीं कोई इशू नहीं था, सब ठीक था। लेकिन अशोक दीक्षित जो थे कल फिर पहुंचे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लग रहा है इसमें कि मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के फौरन ही बाद मतलब विद इन आवर्स, मतलब आप सोच नहीं सकते इतनी लाइटनिंग स्पीड होगी कि एसडीएम ने सीओ अकबरपुर को भी लेटर लिख दिया, फोर्स भी अवेलेबल करा लिया, और जेसीबी और 50-60 लोगों का दस्ता लेके वहां पहुंच गए और जाके उन्होंने उसको गिरा दिया। मतलब इस स्पीड के पीछे क्या मंशा हो सकती है भाई? कृष्ण गोपाल अकेले व्यक्ति तो है नहीं जिनके पास ग्राम सभा की लैंड है, और इतनी इनेप्ट हैंडलिंग ऐसी सिचुएशन की, एक छोटा सा प्लॉट है, कोई बहुत बड़ा प्लॉट नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चाहता तो एक इनके लिए ऑल्टरनेट मकान की व्यवस्था कर देता है। भाई इतने आवास योजना चल रही हैं केंद्र और प्रदेश सरकार की, किसी को आप करके एक उनके लिए एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट किया जा सकता था। लेकिन जो मैंने कल वीडियोस देखे हैं या जो लोगों से बात की है, वो तो मतलब ये कोई भी मतलब ये जो कुछ भी कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, वो इनडिफेंसिबल है।
कि मतलब महिला जल रही है, आप बचाने के बजाय जेसीबी चलाए दे रहे हैं, वो काम कर रहा है, संवेदनाएं बिल्कुल खत्म हो गई है। मतलब ये रूल ऑफ लॉ है या रूल बाय फोर्स है, ये बड़ा कहना मुश्किल हो रहा है। ठीक बात है, ठीक बात है। हैदर साहब ने बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही उन्होंने। वो कह रहे हैं कि भाई ये इतनी व्यग्रता क्यों, कार्रवाई में इतनी व्यग्रता क्यों? बहुत सारे लोगों के पास जीएस लैंड है, ग्राम समाज की लैंड है। और एक और बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य निकला कि वो बीएचपी विश्व हिंदू परिषद से संबंधित हैं। कृष्ण गोपाल जी, इनके साथ ये घटना हुई, वो भी बहुत जले हुए हैं। अभी जो तस्वीरों में हम लोग देख रहे थे, कुल मिलाकर वो कृष्ण गोपाल खुद कह रहे हैं कि जब वो जिस घटना का हैदर भाई उदाहरण दे रहे हैं कि वो अपनी बकरियां लेकर भीषण सर्दी में चले गए थे, तो कृष्ण गोपाल खुद कह रहे हैं कि एसपी साहब उन्हें मारने दौड़े थे। आप देखिए संवेदनहीनता की इससे ज्यादा कोई पराकाष्ठा क्या हो सकती है क्या? एक ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद इस मसले की परत दर परत खोलने की कोशिश करूंगा। इस बीच एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल शुक्ल वारसी जी। वारसी जी की पत्नी प्रतिभा शुक्ला वहीं से विधायक हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में महिला कल्याण मंत्री हैं। मैं विनोद चतुर्वेदी के पास जाऊंगा। विनोद जी, इस पूरी घटना को आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही, मुख्यमंत्री पर हमला कर रही है। विनोद जी अनम्यूट करिए। चलो बोल दो सही। हेलो, हाँ बोलिए विनोद जी। हम लोग तो जा ही रहे थे इस घटना की सही जानकारी के लिए और पीड़ित परिवार को जो दुख है उसमें सम्मिलित होने के लिए, लेकिन हम तो वहां तक पहुंच भी नहीं पाए। हम विधायक होने के नाते ये ऐसी घटना है जिसमें ना भी विधायक होते, शायद साधारण व्यक्ति भी होते, तो ऐसी घटना पर हमें जाना, हमारा मन कहता है कि जिस तरह वो माँ बेटी चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, जो वीडियो देखे हम लोगों ने, उससे ऐसा लगता कि अगर रात होती तब भी हम मानते कि धोखे में रात में हुई घटना। दिन में माँ बेटी चिल्ला रही और इतना प्रशासन खड़ा है, पुलिस भी है, एसडीएम भी है, बहुत लोग हैं, जो भीड़ दिखाई दे रही, जो वीडियो हम लोगों ने देखे हैं, तो निश्चित ही सबसे पहले तो उन्हें बचाना चाहिए। दोनों माँ बेटी, उसकी तो अभी उम्र ही नहीं थी, शादी नहीं हुई जैसा पता लगा हम लोगों को, तो निश्चित ही ये ऐसी घटना है जिस पर हृदय द्रवित होता है। आज भी ऐसी घटना अगर होगी तो बड़ा कष्ट होता है। हमारी पार्टी ने ये जो है डेलीगेशन भेजने के लिए हम सबको कहा, लेकिन हमको कालपी पुल पर रोक लिया गया पुलिस के द्वारा और उनको कहा कि आप नजरबंद हैं, आप वहां नहीं जा सकते हैं। तो हम वहीं रुके कालपी में। अभी उस घटना के बारे में जो आपसे सुन रहा हूं और जो देखा है वीडियो में, उतना ही अभी हमको मालूम है, लेकिन घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चतुर्वेदी जी, इसके लिए किसी को आप जिम्मेदार मानते हैं या वो जो मर गई वही लोग जिम्मेदार थी? सरकार जिम्मेदार है, सरकार ही जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार होगा? और कोई अगर होता, कोई अगर जा रहा होता तो निश्चित ही हम तो सरकार को जिम्मेदार मानते। अनिल शुक्ल वारसी जी, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद आप हैं, उसी इलाके से आप सांसद रहे हैं, और प्रतिभा जी वहां से विधायक हैं, मिनिस्टर हैं। एक मंत्री जिसके पास महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा, उनके कल्याण का जिम्मा हो, वो कह रहे हैं कि मैं अपने विधानसभा में 2 महिलाओं को नहीं बचा पाई, क्या फायदा? मैंने आपको बाइट सुनवाई, अभी सुनवाई अपने दर्शकों को, मंत्री की बाइट सुनवाई आपने, तो खैर आप भी उस तस्वीर में पीछे दिख रहे हैं। क्या इतनी बेबस होती हैं? इतनी बेबसी ये क्यों मंत्री जी के जुबान पर नजर आ रही है? अच्छा, मैं आपको पूरी सच्चाई बता रहा हूँ दुर्गेश भैया, बताइए। और आप हमसे बहुत पुराने समय से परिचित हैं। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपसे बहुत समय से नहीं मिल पाया। अभी जो भी घटना हुई है ये बहुत दुखद है, इसकी मैं पूरी तरीके से मजम्मत करता हूँ और अपना दुख भी व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो क्या बोल रहे हैं
जो भी अभी हैदर साहब ने कहा या चतुर्वेदी जी ने कहा, इससे सुन करके ये जरूर मुझे अंदाजा लगा कि कैसे जो है धजी का सांप बनाया जा सकता है, कैसे यथार्थ को गलत रूप से परिणित करके और लोगों को भ्रमित किया जा सकता है, और कैसे लोगों की अपनी गलतियों की वजह से दूसरे लोगों को जेल भिजवाया जा सकता है। ये सारा चीजें या तो ये लोग वहां जाके पूरी तरह पता नहीं करते हैं, बिना तैयारी के चैनल पे आके बैठ जाते हैं, देख लेते हैं कहाँ क्या हो रहा है और फिर उसके बाद बयानबाजी करते हैं। मैं आपको सारी बात एक एक अक्षर सा बताता हूँ। वो जिस जमीन पे ये लोग काबिज थे, उन्हीं के परिवार की एक लड़की जिसकी शादी हुई थी, ससुराल वालों ने छोड़ दिया, इसके बाद वो इनके साथ ही रहती है। उस लड़की के नाम पिछले प्रधान ने असहाय होने के नाते कुछ जमीन उसको पट्टा कर दिया था, लेकिन इन्हीं के परिवार के लोग, ये दीक्षित लोग, उस जमीन पे काबिज थे और उस जमीन को खाली नहीं कर रहे थे। पिछले 5-6 साल से वो लगातार दौड़ रही थी। उसने डीएम के पास गई कि मैं अनाथ हूं, मेरा कोई भी नहीं है, ये लोग वहां पे जो है क्या नाम मेरी जमीन नहीं छोड़ रहे, मैं कहाँ जाऊंगा। डीएम ने एसडीएम को ऑर्डर किया कि जा करके वहां पे जमीन खाली कराओ। ये पहले की बात है, जो ये बता रहे सर्दी का समय था, वो पूरा लोग गए वहां पे, जो उनका पक्का निर्माण था, खंबे अंबे खड़े किए थे, उनको गिरा दिया और उनको मौका दिया कि आप जो है 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर इसको खाली कर दीजिए। ये कहना नितांत गलत है कि वो झोपड़ी है। वहां से इनके गांव से करीब वो 1.5 किलोमीटर दूर जगह है और गांव में उनका पक्का मकान बना हुआ है, जो पैसे वालों मकान होता है। वो झोपड़ी में जनरेटर की व्यवस्था, वहां पर जो है क्या नाम सबमर्सिबल पंप पड़ा हुआ है और सारी चीजों की व्यवस्था वहां पर है। इसके बाद ये बता रहे हैं कि असहाय है, गरीब है। अरे ये नहीं बता रहे हैं, मंत्री जी खुद कह रही हैं कि मैं रक्षा नहीं कर पाई। वारसी जी उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे मंत्री जी कह रहे हैं। आपको एक एक शब्द मैं यथार्थ बता रहा हूँ, इसमें कहीं झूठ नहीं है। ईश्वर अगर हमें माफ न करे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। इसके बाद जो है इन लोगों ने क्या किया, जब वो गिरा के आए, टाइम दे दिया, तो बजाय खाली करने के उन्होंने दोबारा निर्माण करा लिया। डीएम के यहाँ गए, वहां धरना दे दिया, भैंस बकरी सब लेकर के, जबकि इनका मकान गांव में बना हुआ था। इसके बाद वहां तमाम नारेबाजी की, तमाम उल्टा सीधे बात की, उस पर मुकदमा लिखा गया। ये बात सच है। इसके बाद फिर हम लोग वहां गए, खुद हम भी गए, मेरी पत्नी भी गई, और मैंने इनका सब कुछ देखा, और जो मुझे पता लगा ये गलत है, तो हमने कहा डीएम से तुम इनको कहीं और शिफ्ट कर दो, कहीं और जगह दे दो। और बस वारसी जी यही तो मसला है ना। हैदर साहब यही कह रहे हैं कि भाई ये मिस हैंडलिंग हुआ मसला, ये राजस्व का मसला है। डीएम तय करते हैं, राजस्व के लोग तय करते हैं किसकी जमीन, किसका मकान, किसकी नाली, किसका खड़ंजा, ये वो लोग तय करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हैदर साहब ये कह रहे हैं ना कि भाई आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप कोई मकान दे देते, कम से कम 2 जाने नहीं जाती। ये बड़ा सवाल है। एक ब्रेक ले रहा हूं, पाल के देखने का है। सारी बातें हम सहमत हैं। पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल शुक्ल वारसी बहुत सारी दलीलें दे रहे हैं, हो सकता है वो बातें ठीक भी हों उनकी, लेकिन इस तरह की घटना का जिम्मेदार कौन है? वो क्या वीडियो थोड़ी झूठ बोलते हैं कि महिला जल रही है, बच्ची जल रही है और वो घर गिर रहा है। इतने संवेदनहीन लोग कैसे हो सकते हैं? इतनी संवेदनशील सरकार का जो तंत्र है, जो सिस्टम है, वो इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है? मेरे मन में बार बार यही प्रश्न आ रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी एमसी द्विवेदी साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। द्विवेदी जी, इस तरह के मामलों को आप कैसे देखते हैं? संवेदनहीनता, चूक, मिसहैंडलिंग, या कहीं इस तरीके की चीजें किसी के इशारे पर भी होती हैं? देखिए, इसमें ये जहां तक घटना की गंभीरता और दुखद होने का सवाल है, मैं भी इसमें पूर्णतः सहमत हूं, परंतु बिना पर्याप्त जांच किए किसी निर्णय पर पहुंच पाना और किसी को अक्यूज्ड या अभियुक्त बना देना ये उचित नहीं होगा। शुक्ला जी ने जो बातें कही हैं वो बहुत कुछ विचारणीय है। ऐसे प्रकरण मैं अपने सर्विस में पहले भी देख चुका हूँ। आग लगाने के प्रकरण महिलाओं द्वारा अपनी झोपड़ी में पहले मैं देख चुका हूँ। पुलिस जाती थी, पता चला कि वहाँ बदमाश है या आर्म्स के लिए या शराब के लिए रेड करने, उन्होंने आग लगा ली। तो ऐसे प्रकरण होते हैं। जिम्मेदारी उस व्यक्ति की पहले है जो अपने को आग लगाता है,
मैं पूर्ण संवेदनशीलता के बावजूद मैं कहूँगा कि बिना किसी जांच के हमें ऐसे निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। जो व्यक्ति अपने को आग लगा रहा है उसकी भी अपनी जिम्मेदारी है। अब ये बात अलग है कि अगर इस व्यक्ति को टारगेट करके किसी के मकान में कोई बात की गई तो बात अलग है, लेकिन वो कहते हैं कि लड़की का हिस्सा बनता, लड़की का था के लिए अलॉटेड थी जमीन और ये जबरदस्ती कब्जा खुद कर रहे थे, किया ही है इन्होंने कब्जा। तो हमें उन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि पुलिस ने या स्थानीय लोगों ने बचाने का प्रयत्न नहीं किया, जब उसने आग लगाई उसके बाद सफिशिएंट प्रयत्न नहीं किया तो वो जिम्मेदार है। लेकिन आप देखिए कि वहाँ गांव वाले भी तो बहुत लोग थे, वो क्यों नहीं बचा पाए? जैसा कहते हैं कि दरोगा जी गए, उन्होंने पूरा प्रयत्न किया तो उसने वो लिपट गई, उनको औरत जो भी जली है वो लिपट गई। तो ऐसा इसमें हम जांच हो जाने दीजिए, तब किसी निर्णय पे पहुंचिए। परंतु ऐसी घटनाएं लोग करते हैं, ये वैयक्तिक मानसिक कमजोरी है इस तरह की आग लगा लेना कि हम ऐसे कुछ कर लें। और इसके लिए जब पूरी जांच हो जाए तब सही निर्णय पहुंचना चाहिए। इसके पहले एसडीएम को गिरफ्तार कर दो, फला को गिरफ्तार कर दो, मैं इससे बिल्कुल इस बात में सहमत नहीं हूँ। ठीक बात है। फिर कोई सरकारी किसी को आग लगाएगा, ठीक बात है, क्या पर्पज है? ठीक है। अनिल शुक्रवारसी आएंगे आपके पास, बिल्कुल आएंगे, चूंकि अब वो मसला कुछ अलग ही टाइप का आप बता रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास, मैं राघवेंद्र सिंह राजू के पास जाऊंगा। राघवेंद्र जी, एक ग्राम समाज की जमीन जो वो व्यक्ति कह रहा है 150 वर्ष पूर्व पट्टा था, फिर वारसी जी बता रहे हैं कि भाई ठीक है उनके यहाँ एक परिवार की बिटिया थी उसके नाम से पट्टा हो गया। ये भी तो हो सकता ना कि गांव को लोग, ये पट्टा ताजा हुआ है, आपस में दुश्मनी चलती है, गाँवों में परिवारों में दुश्मनी चलती है, तमाम चीजें होती हैं, ये भी हो सकता है। वारसी जी की बात अपनी जगह बिल्कुल कहीं ना कहीं वो हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो हैदर साहब ने उठाया कि इतनी तेजी से एक छोटी सी जमीन के टुकड़े में इतनी तेज कार्रवाई, अरे भाई कम से कम जाके वरिष्ठ अधिकारी जाके मौके पर देख लेते। वो दीक्षित बता रहे हैं, जो पीड़ित परिवार है वो कह रहे हैं कप्तान साहब मारने दौड़े। ये कौन सी क्या स्थिति है, कैसे संवेदनहीन लोग हैं? और राघवेंद्र जी, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें आप ही मुझे बता रहे थे कि आप फरकाबाद और आसपास के जो इलाकों में खड़ी हुई हैं तालाब की जमीन पर, उन पर कोई बुलडोजर नहीं चल रहा। वारसी साहब इतनी बात कर रहे हैं, इनसे ये पूछिए कि 30 घंटे से ऊपर हो गए इस घटना को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अभी तक घटना स्थल पर नहीं पहुंची है। हैदर नकवी पूछ रहे सवाल, अनिल शुक्रवारसी जवाब दीजिए। अरे भाई, एक डीएम नहीं पहुंची क्योंकि डीएम को ये लोग टारगेट किए हैं। अरे वाह, क्या बात कर रहे हैं? डीएम को टारगेट किए हुए हैं। डीएम सबसे बड़ा अधिकारी होता है वारसी साहब, अगर वो कैसे घर में अपने बैठ सकता है? टारगेट किए हुए हैं, क्या मतलब डीएम को खतरा है क्या? लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कुछ नहीं है। फिर सही बात है कि वो लोग जो है क्या नाम उसके ऊपर अटैक कर सकते, कुछ भी कर सकते। अरे नहीं, ये तो नया एंगल, ये तो नया एंगल कि भाई उत्तर प्रदेश के डीएम ही खतरे में है। नहीं, अगर डीएम नहीं गई है तो कमिश्नर लगातार वहां पर रुका है। भाई मेरे पास तो जानकारी है, कानपुर महोत्सव में थी कल वो। सुनिए, महोत्सव तो 12 तारीख को खत्म हो गया था, ये घटना कल की है, महोत्सव 12 को खत्म हो गया। हाँ। कल जो है कमिश्नर पूरी रात रुका है, सुबह केवल जो है 1 घंटे के लिए अपना फ्रेश होने के लिए वो थाने तक गया था, अभी तक रुका हुआ है। ये एडीजीपी रुका है, आईजी रुके हैं, सारे लोग रुके हैं, लेकिन हम केवल डीएम नहीं गए हैं। मैं राघवेंद्र राजू के पास जाऊंगा, राघवेंद्र राजू को अभी समय नहीं मिला है। राघवेंद्र जी बताइए। ठीक है, वारसी जी की अपनी दलीलें हैं, अपना तर्क है, लोकल पॉलिटिक्स है, सरकार भी इन्हीं की है, ये बुरे तरह फंसे हुए हैं। अगर विपक्ष में होते तो वारसी जी आग उगल रहे होते। बोलिए। सबसे पहले तो हमको जो संवेदनाएं हैं, जो आपने कहा संवेदनशील मुद्दा है, उन संवेदनशील मुद्दों में श्रावस्ती से लेकर के कन्नौज में भी पिछले दिनों लगभग 700 बीघा लैंड जो है खाली कराई गई, और ये अभियान तो निश्चित तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। लेकिन इस तरीके से जो घटना घटित हुई और उसमें बहुत ज्यादा इस विषय पर चिंतन करने की बात इसलिए नहीं है कि हमारी जो माननीय मंत्री जी हैं और उस क्षेत्र की विधायक हैं, उन्होंने सीधा सीधा इंगित कर दिया। अब उनमें और वारसी साहब की बातों में ही मैं समझता हूं दोनों लोगों की बातों में अंतर्द्वंद कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। दूसरा ये निश्चित तौर पर है, जब वारसी साहब स्वयं मान रहे हैं कि जिलाधिकारी स्तर से या प्रशासनिक स्तर से कोई चूक हुई है, तंत्र किसी का भी हो, सरकार कोई भी हो। मेरे बहुत पुराने मित्र माननीय विधायक हैं कालपी से विनोद चतुर्वेदी जी, मैं छात्र राजनीति में था तब
वो इवन इसके वहाँ जिला अध्यक्ष थे, तो मैं उनको आज डिबेट में देख रहा हूँ आपके माध्यम से। ये निश्चित तौर पर है कि इटावा में एक घटना इन लोगों को याद नहीं है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एक ब्राह्मण परिवार, तो ब्राह्मण परिवार से क्षत्रिय परिवार से ये जोड़ना, कानपुर में पिछले दिनों पुलिस ने एक बच्चे को घर से उठा करके जिस तरीके से घटना आपके सामने है, तो सबसे पहले किसी भी समाज की घटना हो, उस समाज की घटना को जाति तूल देना ठीक नहीं है। सरकारें जो भी हैं, अगर जो घटना के प्रति दोषी हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो नायब तहसीलदार हो, उनकी क्या रिपोर्ट इंगित करती है, ये बहुत अहम मुद्दा है। रही बात, जो बात आपने धर्मेंद्र जी कही कि आपने सही बात कही, उत्तर प्रदेश में बहुत सी जगह पर तालाबों में मकान बने हुए हैं, जिसमें एक चर्चित मामला फरकाबाद में ही देख रहे, तमाम ऐसी जांचें हो रही हैं, रोजाना मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां कोई अधिकारी, वहां डीएम, कमिश्नर, तहसीलदार सब तकिया लगा के सोए हुए हैं, उनको चिंता नहीं है। एक जमीन के छोटे से टुकड़े में पुनर्वास हो सकता था। हैदर नकवी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। लोगों पर जो कार्रवाइयां चल रही हैं और उस रसूखदार कार्रवाइयों के साथ साथ शहर क्षेत्र में तमाम ऐसी जमीनें हैं तालाबों की, और पिछली सरकार में तो मैं समझता हूं जो भी सरकारें रही हैं, उन्होंने तो नहर की पट्टी से लेकर सारी चीजें, ग्राम समाज की, चारागृह की जितनी भी जमीनें होती थी, जिनमें हम खेत और खलियान रखते थे, उनमें कहीं ना कहीं झोपड़ी लगा ली। तो ये बहुत लंबा एक डिबेट का विषय है। और इसके बाद जो हम बताते हैं 467 में तमाम कूट रचित दस्तावेज भी लोगों ने फर्जी बनाए हुए हैं, तमाम ऐसे नक्शे, ऐसे कुछ लोग अभी तमाम मामले वफ के भी चल रहे हैं, जिसे देखो उसे बोर्ड का नोटिस आ जाता है, तो वफ के नाम पर भी बहुत बड़ी धांधली चल रही है। राघवेंद्र राजू कंप्लीट करिए, मैं हैदर नकवी के पास जाऊंगा। राघवेंद्र राजू कंप्लीट करिए जल्दी से। मैंने पिछले दिनों देखा हो, बरेली में घटना हुई थी, बरेली में इसी को लेकर के 4 जो आपने सिख देखे थे, 3 लोग वहां पर खत्म हो गए। तो ये बड़ी घटनाएं थी, जमीनों पर, भू पर, तमाम चीजों को लेकर के। अगर उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में कानून व्यवस्था की अगर सबसे ज्यादा दिक्कत जो जहां आ रही है, उसमें मैं समझता हूं ये मामला लोकसभा में भी कई बार आया था कि घटनाएं ज्यादातर जमीन जायदाद को लेकर के ही होती हैं। तो ये मैं समझता हूं जो भी डिबेट में लोग हैं, इसमें पीड़ित परिवार के साथ साथ उच्च स्तरीय जांच के बाद, आपने देखा पूर्व डीजीपी साहब ने भी कहा है कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को क्या आदेश दिए गए थे, किस तरीके से उन आदेश में कौन कौन लोग थे और घटना किस तरीके की थी, इसकी फॉरेंसिक टीम पहुंचनी चाहिए, वो जांच करे। ठीक बात है, ठीक बात है राजू जी, मैं रोक रहा हूं आपको, मैं हैदर नकवी के पास जाऊंगा। हैदर जी, वारसी जी बहुत सारे तर्क दे रहे हैं इनकी, अगर इनकी बातों को हम एक तरीके से परिभाषित करें या उसको देखें, तो इसका मतलब सबसे बड़े गुनाहगार वही हैं जो मर गए। और दूसरा मेरा सवाल है हैदर नकवी आपसे कि ये बुलडोजर है, ये तो योगी जी कह रहे थे कि भाई ये सुशासन का प्रतीक है, बुलडोजर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक है, और उन्होंने इसको साबित भी किया मुख्यमंत्री ने। लेकिन जो अधिकारी हैं, तंत्र है, वो इसको गरीबों पर चलाने का हथियार बना रहे हैं, वो लोगों को कुचल रहे हैं। बहुत सारे अभी हमारे पास खबरें इस तरह की भी आती हैं कि जो कुछ वसूली करने वाले लोग हैं, वो बुलडोजर लेकर टहल जाते हैं, बिल्डिंगों में वसूली करके पैसे लेकर चले जाते हैं। एक बुलडोजर को भी बदनाम करा जा रहा है, बुलडोजर पर को भी दागदार किया जा रहा है। ये भी एक सवाल है हैदर नकवी। मुख्यमंत्री जी का कहना बिल्कुल ठीक है, बुलडोजर एक डिटरेंट है, लोगों में उसका डर है और उसमें होना भी चाहिए, आप तभी रेगुलेटेड रहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा था कि किसी गरीब की झोपड़ी पे कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, आपको संवेदना के साथ उसके मसले देखना होंगे। लेकिन यहाँ चला, फिर जैसा वारसी साहब कह रहे हैं, वारसी साहब तो मतलब बिल्कुल जूता पैर लेके आंखों में घुसे जा रहे हैं। अब ये ठीक है, इनके अपने वहां के पॉलिटिकल कंपल्शन हो सकते हैं, क्या विजुअल्स झूठ बोलेंगे? वहां पे आग लगी हुई है और वहां पर जो लोग हैं वो मतलब बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं ना, दे आर कॉट अनअवेयर्स, बिल्कुल वो परेशान है।
और बुलडोजर लगातार काम कर रहा है। मतलब किसी का तो जिम्मेदारी बनती थी कि भाई वहां पे 2 औरतें जल रही हैं। अगर न कोई ऐसा भी तो होता है कि जमीनें खाली कराने के लिए पुलिस, माफिया तंत्र, एडमिनिस्ट्रेशन ये सब मिलकर झोपड़ियां जलाते भी हैं। जैसा अभी पूर्व डीजीपी साहब ने कहा कि बहुत सारे मामलों में जो अपराधी होते हैं या शराब के तस्कर होते हैं या इस तरह के लोग होते हैं, जब पुलिस रेड करती है तो वो आग लगा लेते हैं, छत से कूद जाते हैं, तालाब में कूद जाते हैं। एक पहलू ये है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि जमीन खाली कराने के लिए जब तंत्र जाता है तो वो तंत्र भी इस तरीके की हरकत करता है। इस तरह क्या आपने अपने जीवन के पूरे कार्यकाल में क्या सुना है कि किसी डीएम को भी किसी जिले में खतरा हो सकता है और वो मौके पर ना जाए 30 घंटे? और ये अगर ये है तो बड़ी गंभीर स्थिति है द्विवेदी जी। देखिए, स्थिति तो आप जो कह रहे हैं गंभीर है और गुस्सा है लोगों में, होगा भी नेचुरली। जब 2 मृत्यु हो गई है तो गांव में गुस्सा भी होगा, परंतु ये संभव है कि उच्च अधिकारियों ने स्वयं उन्हें राय दी हो डीएम को कि वो न जाए, क्योंकि उनकी इंसल्ट तो की जा सकती है। वो तो निष्पक्ष अधिकारी होंगी। अगर वो निष्पक्ष हैं और उन्होंने सारे तंत्र ने निष्पक्षता से काम किया द्विवेदी जी, तो जाना चाहिए। भाई आप भी कहीं जाते थे तो क्या इस तरह स्थिति होती थी कि नहीं डीजीपी आएंगे तो हम उन पर पथराव कर देंगे? देखिए, अगर ये बात सही है कि वहां पर कमिश्नर, एडीजी, आईजी मौजूद है और डीएम नहीं है, तो इसका मतलब है कि उच्च अधिकारियों की एडवाइस पर डीएम नहीं जा रही है। अगर ये चाहती तो जाते डीएम। वहां परिस्थितियां ऐसी होती कि वो जाएंगे तो उनका कुछ नहीं करे तो इंसल्ट ही करेंगे लोग। ऐसा करते हैं लोग, पब्लिक का ऐसा रिएक्शन होता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि डीएम कमिश्नर चले जाए और डीएम मना कर दे हम नहीं जाएंगे। नहीं, मना करने की बात नहीं। मैं ये बड़ा सोचनीय चिंतनीय बिंदु है कि भाई एक जिलाधिकारियों को इतना खतरा भी हो सकता है। भाई मैं हतप्रभ हूं ये सुनकर। अगर वो उस खतरे को बचाने के लिए पुलिस फोर्स का इस्तेमाल होगा तो फिर दूसरा इशू और पैदा हो जाएगा। तो ऐसे में अवॉइड करना डीएम ने उचित समझा बात है। अच्छा ही समझा होगा, अधिकारियों ने ऐसा उचित समझा होगा। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। देखिए, इतने उच्च अधिकारियों के होते हुए डीएम का न जाना सिर्फ ये इंगित करता है कि उनकी सलाह पर वो नहीं गई। तो कहीं ना कहीं पब्लिक में कहीं ना कहीं परसेप्शन बन रहा होगा उनके खिलाफ। एक्चुअली परसेप्शन वो तो बन रहा है या बनाया जा रहा है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी। नहीं, अभी पॉलिटिकल लोग तो पहुंचे नहीं। द्विवेदी जी तो हमारे साथ चैनल में बैठे हुए हैं, इनके बाकी विधायक कानपुर के बाहर रोक लिए गए हैं। अभी पॉलिटिकल तो केवल वारसी जी मौजूद हैं वहां पे। बोलिए वारसी जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई साहब कि नंबर 1 जो बात ये कही जा रही है कि लेखपाल ने आग लगा दी या एसडीएम ने आग लगा दी। नहीं, एसडीएम क्यों लगाएगा? एसडीएम जिम्मेदार अधिकारी, लेखपाल भी ऐसा नहीं करेगा भाई। आखिर उनका मोटो क्या है? हर किसी भी की हत्या के पीछे उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। एक सरकारी नौकर क्यों लगाएगा आग? मैं तो कह रहा हूं वो आत्मदाह करके मरी। मेरा कंसर्न ये है। लेकिन वो स्थितियां कौन सी थी वारसी जी जो उन्होंने आत्मदाह कर लिया, उस पर वो विचारणी है। बात तो सुन लीजिए भाई साहब। हैदर साहब को मैं कहूंगा कि जो इनके पास फुटेज है उसको, जो विजुअल है उसको बड़े कायदे से देखें, और जब देखेंगे तो पता लग जाएगा कि वो महिला खुद आग लगा रही है। और इसके बाद उसने भी ये सोच के आग नहीं लगाई थी कि मैं मर जाऊंगी। उसने सोचा था कि लोग मुझे बचा लेंगे, और लोगों ने प्रयास किया। सारी पुलिस फोर्स दौड़ी, दरवाजा तोड़ा, दरोगा अंदर गया, उसको पकड़ लिया। लेकिन उसको दोनों ने पकड़ लिया। जब ऊपर से आग उसके ऊपर गिरने लगी तो वो उठ करके भागी। जहां तक बात है बुलडोजर चलाने की बात, बुलडोजर का इस्तेमाल इसलिए वो तेजी से गया कि छप्पर को उठा के फेंक दे तो इनकी जान बच जाए, वो भी बचाने के लिए गया। लेकिन जो है ये चूंकि ये घटना होनी थी, भगवान को ऐसा मंजूर था, तो वो सारा छप्पर उसके ऊपर गिर गया और साथ साथ वहां पे जो जनरेटर खड़ा था वो गिर गया, तेल बहा और इतनी तेज आग लग गई कि फिर सारे लोग वहां से अपनी जान बचा के अधिकारी भाग गए। तो हमारा कहने का मतलब केवल ये है कि इसकी सही माने में जांच होना चाहिए, जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, इस बात से मैं हैदर साहब के सहमत हूँ कि इतनी जल्दी किस बात की थी। या तो वो एसडीएम ने उन लोगों से कुछ पैसे लिए होंगे, या उसका कोई उसके ऊपर दबाव होगा, या कुछ न कुछ होगा।
अरे आप लोग स्टैंड बदल रहे हैं भाई। कभी मंत्री जी डीएम को दोषी ठहराती हैं, आप एसडीएम पे आ जाते हैं। आप तय कर लीजिए आपस में पति पत्नी कि वो दोषी कौन है। जनता को मत बताइए। ये मैं चतुर्वेदी के पास जाऊंगा, विनोद चतुर्वेदी ये कह रहे हैं कि भाई सब ऐसा ही हो गया, वो लोग बचाने दौड़े, छप्पर ऊपर हट गया, ये सब एज्यूम कर लिया वारसी जी ने। बड़े परिपक्व नेता है, कैसी बातें आज कर रहे हैं वारसी जी, बहुत वरिष्ठ नेता है भाई, मैं बहुत दिनों से जानता हूं इनको। This is the fact, it is not presumption, this is the fact, and whatever other persons are telling, whatever the other parties ठीक बात है, that is assumption, whatever I am। देखिए अब वारसी जी अंग्रेजी में बातें कर रहे हैं, अंग्रेजी हमें आती नहीं। हैदर साहब अंग्रेजी के पत्रकार है, ये समझ रहे होंगे, हमें तो बिल्कुल नहीं आती। विनोद चतुर्वेदी बोलिए। पुराने मित्र हैं, वो जानते हैं कि वारसी कभी झूठ नहीं बोलते। बोलिए विनोद चतुर्वेदी। अब आप तो मुस्कुरा के ही काम चला लेंगे। मेरा झूठ बोलने की आदत नहीं है। ठीक है, अब विनोद चतुर्वेदी को मौका दीजिए। बोलिए विनोद चतुर्वेदी जी। अब वारसी जी ने बहुत सारे तथ्य आपके सामने रख दिए, अब क्या कहेंगे? है कोई जवाब आप लोगों के पास? जो आप हल्ला मचाते रहते हैं, सरकार को डिफेम करते रहते हैं। दुर्गेश जी मैं तो ये सुन के कि वारसी जी पुराने नेता हैं और उनकी पत्नी वहां से मंत्री हैं, उसके बाद भी अगर वो ये कहते हैं कि दुर्घटना हुई और ईश्वर को मंजूर थी, तब तो कुछ बचे ही नहीं। वो खुद भी सत्ता में है और मैं ये समझता हूं कि उनके क्षेत्र की खुद की घटना है, तो गलत चीज में हाँ कैसे मिलाऊं? इससे दर्दनाक घटना वारसी जी नहीं हो सकती है। नहीं, दर्दनाक है, लेकिन अब आप अगर ट्रेन पे चलते हुए कोई आदमी ट्रेन से कट जाए तो अब वो दर्दनाक तो है। एक्ट ऑफ गार्ड वो कह रहे हैं, अब लीजिए अब क्या कहेंगे आप? वो कह रहे एक्ट ऑफ गार्ड है, होना ही था। ट्रेन से कटना और जलना दोनों में बहुत फर्क है वारसी जी। अरे आपकी बात मानते हैं, लेकिन सच को तो सच कहना चाहिए। अरे वारसी जी अब जरा बोलने दीजिए, चतुर्वेदी जी को अपनी बात रखने दीजिए, बहुत शांति से वो सुन रहे हैं हम सबको। बोलिए चतुर्वेदी जी। वारसी जी, दरोगा जब अंदर जाके बच सकता है तो वो महिलाएं भी बचना चाहिए थी। दरोगा अंदर गया आपके कहने के मुताबिक, और दरोगा जब खुद वापस आ गया तो क्या महिलाएं वापस नहीं आ सकती थी? उन वापस नाम को घसीटते ले आते, बाहर आ जाती तो बच तो जाती उनकी जान। आपके कहने के मुताबिक ही, चूंकि ये बात सही कि हम लोग अभी मौके पे नहीं गए, हमको जाने भी नहीं दिया, और ये बात सही है आप कह रहे हैं कि हमको मौके की नजाकत पता नहीं है, लेकिन जो देखा है, जो सुना है, जो अखबारों में छपा है, जो मीडिया सोशल मीडिया में आया है, उसमें ये लगता है कि घटना के साथ साथ मिसहैंडलिंग भी है। अगर ये चतुर्वेदी जी के बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ। अभी बोलने दीजिए, मैं जवाब दीजिएगा। बोलिए चतुर्वेदी, कंप्लीट करिए, मैं जाऊंगा वारसी जी के पास। वारसी जी के कहने के मुताबिक कि वो कहते दरोगा अंदर गया और दरोगा खुद बाहर आ गया, तो क्या वो दोनों उनकी माँ और बेटी बाहर नहीं आ सकती थी? उनको भी बाहर लाया जा सकता। मैं जवाब देना चाहता हूँ इस बात का। हाँ बोलिए बहुत जल्दी, 10 सेकंड में दीजिए, फिर मैं जाऊंगा। मैं तुरंत बोल दे रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। पूरी में समुद्र में मैं डूब रहा था, 50 फीट अंदर चला गया था, और मेरे मामा मेरे साथ थे, वो बहुत बड़े तैराक थे। उन्होंने कहा बेटा रुको, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। मैंने किसी तरह अपने आप को रोका, वो मेरे पास आए, जब वो भी डूबने लगे तो हमको धक्का देके चले गए और वो किनारे निकल गए। मैं किसी तरह बच के आ पाया, मैं जानता हूँ। तो जब वहां जलने की मरने की बात आती है तो पहले अपना आदमी जान बचाने के लिए भागता है। अब बोलिए, अब क्या कहेंगे विनोद चतुर्वेदी? अब क्या कहेंगे? अब तो वारसी जी खुद ही पीड़ित हैं, अब तो आप कुछ कह ही नहीं पाएंगे। ये खुद ही बचकर आए इस तरह के हादसों से। तो भागा भी मौजूद था, लड़का बचा भी वही मौजूद। विनोद चतुर्वेदी पुलिस के लोग बोलना चाहेंगे कुछ इस पर? वारसी जी आप रुकिए, वारसी जी आप रुक जाइए, बोलिए। अनिल शुक्ल वारसी आप रुक जाइए, अब विनोद चतुर्वेदी बोलिए। कहना कि साहब ब्राह्मणों के साथ गलत हो गया। नहीं, कोई ब्राह्मण ठाकुर नहीं, वो इंसान थे, इंसान जलकर मर गए। ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब खाम खा की बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। ये तो सबकी उसके साथ वो है, उसके तो दुख मुझे भी है, तो मैं ठीक बात है। मैं फाइनल कमेंट के लिए हैदर नकवी के पास जाऊं, उससे पहले मैं एमसी द्विवेदी साहब के पास जाऊंगा। द्विवेदी जी, इस पूरे घटनाक्रम में किस प्रकार की जांच होनी चाहिए, किस स्तर की जांच होनी चाहिए? आप बहुत शीर्ष पद पर रहे, उत्तर प्रदेश के मुखिया रहे पुलिस की क्या भूमिका होनी चाहिए थी? देखिए, इसमें
जांच जो है, चूंकि आरोप लग रहे हैं डीएम पर और प्रशासन पर, तो मेरा विचार ये है कि जांच किसी अन्य जिले के पुलिस को दे देनी चाहिए बजाय वहां के, क्योंकि वहां अगर देंगे तो कोई ना कोई पक्ष उस पर विश्वास नहीं करेगा। और चूंकि डीएम और एसपी दोनों पे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो जांच तो बाहर एजेंसी या सीआईडी से जांच करवा ली जाए, वो ठीक रहेगा बजाय स्थानीय जांच के। लेकिन ये जरूर है कि जब तक जांच पूरी ना हो जाए तब तक किसी प्रकार का ऐसा कंक्लूजन आपकी आवाज नहीं मिल रही द्विवेदी जी, मुझे लगता कि कहीं कोई व्यवधान है। ठीक बात है। अब मैं फाइनल कमेंट के लिए हैदर नकवी के पास जाऊंगा। हैदर भाई, सारी चीजें वारसी जी ने अपनी बात कह दी, विनोद चतुर्वेदी जी ने अपनी बात कह दी, वो लोग मर गए, चले गए इस दुनिया से। इस तरीके की घटनाएं क्या सिस्टम पर उंगली उठाने के लिए काफी नहीं है क्या? और क्या कम से कम हैदर साहब, मेरा प्रश्न छोटा सा और इसमें एक जुड़ा हुआ है। एक तो ये सिस्टम हो गया, तंत्र हो गया, पॉलिटिक्स हो गई, सारे लोग हो गए, लेकिन आप पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूं। मैं कहीं भी इस पूरे घटनाक्रम को एक दो अपवादों को छोड़कर मैं नहीं देख रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक में नहीं देख रहा हूं, प्रिंट में तो खैर सारी चीजें चल रही होंगी, लेकिन लोग जो मुद्दे हैं, जो पब्लिक के मुद्दे हैं, वो भी नहीं उठाते और इस तरह की घटनाओं पर भी बात नहीं करते। नहीं, आप ये देखिए कि मुझे नहीं लगता है कि किसी की मंशा रही होगी कि हम ये करने जा रहे हैं और उसमें ये हो जाए। ये किसी की मंशा नहीं रही होगी, लेकिन ये घटना आपको जरूर बताती है कि मैं थोड़ा सा माइल्डली उसको पुट करना चाहूंगा, ये मतलब कुल मिला के ये एक बड़ी इमेच्योर हैंडलिंग का केस है। मेरी अभी तक जो हमको अभी तक समझ में आ रहा है कि मतलब जो भी हुआ है उसमें मेरे ख्याल से जैसे ईगो का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है। अब ये सब तो अफसरों को थोड़ा सा दरकिनार भी करना पड़ता है कि अगर आपने किसी ने आपके यहाँ प्रोटेस्ट कर दिया है तो आप उसको दिमाग में रख लें, विंडिक्टिव हो जाएं। तो ये बड़ी इमेच्योर सी चीज है, ये एक मैच्योर एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है। जो मतलब आप समझ ही रहे होंगे दुर्गेन भाई मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। नहीं, मैं समझ रहा हूँ और दर्शक भी समझ रहे हैं। जी, वो एक इमेच्योर हैंडलिंग है। इसके अंदर मतलब आप जो स्पीड है ना, वो इमेच्योर हैंडलिंग की ही तरफ इशारा करती है। एब्सोल्युटली यू आर करेक्ट। हैदर साहब कंप्लीट करिए, अब वक्त नहीं है, कंप्लीट करिए जल्दी से। तो ये चीज है और इसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए ताकि दूसरों को भी लगे कि किस तरीके से सिचुएशंस को डील करना चाहिए। अब वो देखिए, रीजन कुछ भी हो, एक परिवार के 2 लोग मर गए और बहुत ही दर्दनाक मौत उनको मिली। आप उनके फैमिली का ट्रॉमा सोच। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया हैदर नकवी साहब, बहुत शुक्रिया। MC द्विवेदी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अनिल शुक्ल वारसी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र सिंह राजू आपका भी बहुत शुक्रिया और विनोद चतुर्वेदी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं और हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। अब चलते चलते में एक ऐसी तस्वीर के साथ आपको छोड़ जाएंगे जो एक ऐसा संदेश देती है कि हम वास्तव में धर्म के नाम पर, कौम के नाम पर हम जो लड़ते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला का एक गुरुद्वारा है। 30 मुस्लिम बच्चियां कहीं से आई थीं और उनको रहने की जगह या उनके रुकने का स्थान नहीं था। इस गुरुद्वारे ने उन्हें आसरा दिया और न केवल आसरा दिया बल्कि उन्हें उनकी धार्मिक स्वतंत्रता, उनके मजहब का सम्मान और ख्याल भी रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।